पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एसु मिंग के आंसू उसके कपड़ों को भिगो देते हैं। कुछ आंसू बीस्ट स्किन पर भी गिरते हैं। वह सिर झुका लेता है और उसे पीछे से आती एक हल्की सांस की आवाज भी सुनाई नहीं देती। तियान शेजी सॉफ्टली सोचते हैं, तो तुमने मुझे मास्टर सिर्फ इस मैप के लिए माना था? अब आगे। सु मिंग हैरान होकर बीस्ट स्किन मैप को देखता है। वह मैप बहुत पुराना है, उसके किनारे घिसे हुए हैं और उस पर समय के निशान लगे हैं। साउथ मॉर्निंग लैंड और अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन के बीच जो गहरी खाई है वह मैप पर काली रेखा से बनी है। यह काली रेखा सिर्फ साउथ मॉर्निंग और वेस्टर्न रीजन के बीच ही नहीं बल्कि बाकी कॉन्टिनेंट्स के बीच भी है। अब पीछे से तियान शेजी की बूढ़ी आवाज धीरे धीरे आती है। यह मैप किसी ने दूसरी गॉड ऑफ बजर्कर्स के दफन होने के बाद याद से बनाया था, बस अंदाजे से दूरी लिखी है। दूसरी गॉड ऑफ बजर्कर्स से पहले पूरा बजर्कर्स लैंड एक ही कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा, और कुछ लोग पूरी धरती पर चल सकते थे। तियान शेजी सॉफ्टली समझाते हैं, जब दूसरी गॉड ऑफ बर्सर्कर्स मरे तो बर्सर्कर्स लैंड बढ़ गई और 5 कॉन्टिनेंट बन गए जिनका सेंटर ग्रेट यू डायनेस्टी है। बीच में जो कॉल्ड्रन बना है वही ग्रेट यू डायनेस्टी की जगह है। कॉल्ड्रन इसलिए बना है क्योंकि यही बर्सर्कर्स का ट्राइबल वेसल है, ग्रेट बैरन कॉल्ड्रन। जैसे ही तियान शेजी ये 4 शब्द बोलते हैं सु मिंग कांप जाता है। उसकी सारी अटेंशन बस इन शब्दों पर टिक जाती है, ग्रेट बैरन कॉल्ड्रन। सु मिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है, बैरन कॉल्ड्रन। अब उसके मन में जोरदार भावनाएं उठती हैं। तियान शेजी सोचते हैं कि सु मिंग को ग्रेट यू डायनेस्टी के बारे में सुनकर ये भावनाएं आई हैं, लेकिन असल में सु मिंग अपने गले में लटकती काली स्टोन और उसमें दिखी दुनिया के बारे में सोच रहा है। सु मिंग मन में सोचता है, बैरन कॉल्ड्रन तो जड़ी बूटियों को दवा में बदलने के लिए चाहिए। क्या इस बैरन कॉल्ड्रन और ग्रेट बैरन कॉल्ड्रन का कोई संबंध है? अब तियान शेजी सॉफ्टली समझाते हैं, जो काली रेखाएं तुम 5 कॉन्टिनेंट के बीच देख रहे हो वे खून की सस्पेंडेड लाइंस हैं। ये दूसरी गॉड ऑफ बजर्कर्स की मौत के बाद बची नफरत से बनी है। कहा जाता है कि इमॉर्टल्स ने शामन्स के साथ मिलकर यह बहुत ही क्रूअल रून बनाई थी। इसी रून की वजह से बजर्कर्स लैंड के 5 कॉन्टिनेंट अधूरे रह गए। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना बहुत मुश्किल है। तियान शेजी की आवाज गूंजती रहती है। तियान शेजी सॉफ्टली कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें मैप क्यों चाहिए और न ही ये कि तुम इन 5 कॉन्टिनेंट में कहां जाना चाहते हो, लेकिन अब जब तुम मेरे डिसाइपल हो तो ये जान लो, तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे जरूरी है। तुम्हारी ताकत ही सब कुछ है। अभी तो तुम स्काई मिस्ट बैरियर के बाहर भी सुरक्षित नहीं जा सकते। दूसरे कॉन्टिनेंट की तो बात ही छोड़ दो। पहले इतनी ताकत बढ़ाओ कि बैरियर के बाहर जा सको, तभी बाकी चीजों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो और कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं। सोचोगे भी तो बस परेशान होगे, मन शांत नहीं रहेगा। और अगर मन शांत नहीं तो सोल भी परेशान रहेगी, जिससे तुम्हारी मार्क बिखर जाएगी और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे जरूरी है अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ। तियान शेजी सु मिंग के कंधे पर सॉफ्टली हाथ रखते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का भी अपना पास्ट है और तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर का भी। तियान शेजी थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाते हैं। अब सु मिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली पूछता है, मास्टर मुझे स्काई मिस्ट बैरियर और साउथ मॉर्निंग लैंड से बाहर जाने के लिए कितनी कल्टीवेशन चाहिए? तियान शेजी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर सॉफ्टली कहते हैं, बोन सैक्रिफाइस रेल्म से कम वालों को बैरियर पार करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और बोन सैक्रिफाइस रेल्म वाले भी बाहर बहुत सावधानी से जाए, वरना जान जा सकती है। हमारे और शामैन्स के बीच खून का झगड़ा है। अगर बर्जर्कर सोल रेल्म तक पहुंच जाओ तो बैरियर पार कर सकते हो, लेकिन तब भी सतर्क रहना होगा। बस जब तक पावरफुल शैमन से टकराव नहीं या बहुत खतरनाक जगह न जाओ तब तक बच सकते हो। सु मिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है, तो अगर मैं बजर्कर सोल रेल्म तक पहुंच जाऊं तो साउथ मॉर्निंग लैंड छोड़ने का हक मिल जाएगा। तियान शेजी सॉफ्टली समझाते हैं, बस हक मिलेगा। बर्जर्कर सोल रेल्म बर्जर्कर्स आर्ट्स के पहले बड़े रेल्म का अंत है। इसके बाद और भी रेल्म्स होंगे, लेकिन अफसोस किसी को नहीं पता कि बर्जर्कर सोल रेल्म के बाद क्या है और वहां कैसे पहुंचना है। तियान शेजी सॉफ्टली सांस छोड़ते हैं। सु मिंग सिर उठाकर सॉफ्टली पूछता है, क्यों? तियान शेजी सॉफ्टली जवाब देते हैं, क्योंकि चौथी गॉड ऑफ बर्जर्कर्स अब तक नहीं आई। सिर्फ वही तीसरी गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की विल को महसूस कर सकती है और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की विरासत पा सकती है, जिससे आगे के रेल्म्स का रास्ता खुलेगा। तभी बर्जर्कर सोल रेल्म वाले लोग आगे जा पाएंगे। अब सु मिंग थोड़ी देर बाद सॉफ्टली कहता है, जब मैं यहां आ रहा था तो स्काई मिस्ट बैरियर पर बई नाम के एक आदमी से मिला। वह बोन सैक्रिफाइस रेल्म का डिवाइन जनरल है। उसने आपका नाम लिया। उसने कहा,
आप साउथ मॉर्निंग लैंड से बाहर गए थे, ग्रेट यू डायनेस्टी पहुंचे थे, क्या यह सच है? तियानशेजी चुप हो जाते हैं। वह दूर चेंबर के खाली हिस्से की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में धीरे धीरे पुरानी यादें आ जाती हैं। तियानशेजी सॉफ्टली कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने जो देखा वो सच में ग्रेट यू डायनेस्टी था या नहीं। जब तुम बजरकर सोल रेल्म तक पहुंच जाओ और बाहर जाना चाहो तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब उनकी आवाज और बूढ़ी लगने लगती है। सुमिंग सिर झुकाकर सॉफ्टली कहता है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसकी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंस रेल्म में भी नहीं है और वह ग्रेट यू डायनेस्टी में नहीं रहता। वह दूसरे कॉन्टिनेंट में रहता है, लेकिन कई बार अपना घर छोड़ चुका है। एक बार तो शायद वह ग्रेट यू डायनेस्टी भी गया था। तियानशेजी ये सुनकर आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में तेज चमक आती है, लेकिन फिर तुरंत गायब हो जाती है। एक पल के लिए बहुत भारी दबाव पूरे कमरे में आ जाता है, लेकिन तुरंत गायब भी हो जाता है। सुमिंग को लगता है जैसे उसकी छी रुक गई हो और 9वां समिट भी कांप गया हो। तियानशेजी हैरान होकर कहते हैं, ट्रांसेंडेंस के बिना दूसरे कॉन्टिनेंट से ग्रेट यू डायनेस्टी जाना? यह नामुमकिन है, सुमिंग सॉफ्टली कहता है। नामुमकिन? शायद। अब सुमिंग आंखें बंद कर लेता है और अपने मन की उलझन छिपा लेता है। जितना ज्यादा सुमिंग जानता है उतना ही उसे डार्क माउंटेन की यादों में उलझन महसूस होती है, खासकर जब उसने हान माउंटेन की चेन्स पर लेचेन और बेलिंग को देखा था, जिनका असली होना या सपना होना वह तय नहीं कर पाया था। और वह एल्डर जो कुछ बताना चाहता था, ये सब सुमिंग को उलझन में डाल देते हैं। सुमिंग मन में सोचता है, डार्क माउंटेन और वॉइड में जो कुछ हुआ उस पर एक पर्दा है। शायद जब मेरे पास ताकत होगी तभी मैं सच जान पाऊंगा। अब सुमिंग सॉफ्टली पूछता है, मैं अपनी ताकत जल्दी कैसे बढ़ा सकता हूं? तियानशेजी सॉफ्टली समझाते हैं, तुम्हारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने उसे कहा था मन साफ रखो। उसने बहुत सोचा और आइसोलेशन में चला गया। तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर ने भी यही पूछा, उसे भी यही जवाब दिया। उसने फूल पौधे लगाने का रास्ता चुना। तुम्हारे थर्ड सीनियर ब्रदर, वह तो बस शराब पीता है, दिल ढूंढता है, अपना समय बर्बाद करता है। मैं तुम्हें भी यही जवाब दूंगा, मन साफ रखो। तियानशेजी हल्की मुस्कान के साथ एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हैं। तियानशेजी सॉफ्टली समझाते हैं, तुमने पहली लेयर में बर्जर्कर वेसल्स देखे, तुम्हें वे टूटी फूटी और बेकार लगी। ये भी वैसा ही है जैसे तुमने वाइन को पानी समझा। मेरे लिए वे सबसे कीमती एन्चांटेड वेसल्स हैं। दूसरी लेयर की स्किल्स भी तुम्हें बेकार लगीं क्योंकि तुम उन्हें समझ नहीं पाए। तियानशेजी हल्की मुस्कान के साथ सुमिंग को देखते हैं। सुमिंग चुप रहता है। तियानशेजी सॉफ्टली समझाते हैं, तुम अभी भी नहीं समझे। बजर्कर्स क्या प्रैक्टिस करते हैं? हम क्रिएशन प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम किसी भी चीज से बंधे नहीं हैं। हम खुद अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। जो स्किल्स और एबिलिटीज हैं वे हमारे पूर्वजों की क्रिएशंस हैं। क्लैन में हजारों बजर्कर्स हैं, बहुत ताकतवर लोग भी हैं, लेकिन क्या वे सच में क्रिएशन प्रैक्टिस करते हैं? क्या वे क्रिएशन का मतलब जानते हैं? मेरे डिसाइपल्स को स्किल्स या एबिलिटीज की जरूरत नहीं, उन्हें बस क्रिएशन के नियम समझने हैं जब उनका मन साफ हो जाए। अब तियानशेजी के चेहरे पर अजीब सी चमक है, उसमें जिद भी है। सुमिंग को लगता है जैसे तियानशेजी की ये जिद पागलपन जैसी है। तियानशेजी सॉफ्टली समझाते हैं, क्रिएशन, ये एक शब्द ही लोगों की चाहत है, उनकी तलाश है। लेकिन क्रिएशन का असली मतलब क्या है? यही मेरा सवाल है। जाओ, सोचो, समझो और जब जवाब मिल जाए मुझे बताओ। अब तियानशेजी के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान है। वह दाढ़ी सहलाते हैं और आराम से बोलते हैं। सुमिंग धीरे से पूछता है, क्या मैं ये मैप अपने पास रख सकता हूं? तियानशेजी सॉफ्टली मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम मेरे डिसाइपल हो तो हर लेयर से एक चीज ले सकते हो। सुमिंग मैप को अपने कपड़ों में रखता है, फिर तियानशेजी को देखकर गहरी सांस लेता है, हाथ जोड़कर झुकता है और कहता है, मास्टर, कृपया अपने डिसाइपल सुमिंग का नमस्कार स्वीकार करें। तियानशेजी जोर से हंसते हैं, हाथ घुमाते हैं और तुरंत हवा चलती है जो सुमिंग को केव से बाहर ले जाती है। तियानशेजी सॉफ्टली समझाते हैं, तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स थोड़े अजीब हैं, लेकिन उनसे मिलो, बात करो, मन साफ करने का तरीका ढूंढो। मुझे भरोसा है तुम जरूर ढूंढ लोगे। सुमिंग अकेले 9वें समिट की चोटी पर खड़ा है। तियानशेजी ने उसे केव से बाहर निकाल दिया है और अब सुमिंग को नहीं पता मास्टर कहां गए। सुमिंग मन में सॉफ्टली सोचता है, क्या फ्रीजिंग स्काई क्लैन का 9वां समिट अब मेरा घर है? वह दूर तक फैली सफेद बर्फ को देखता है। उसके मन में एक साथ जाना पहचाना और अजनबी सा एहसास आता है। पहचाना है बर्फ, अजनबी है यह धरती। अब सुमिंग सिर झुकाकर पौधों से ढंकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सुमिंग सॉफ्टली सोचता है, अब जब मैं यहां हूं तो पहले एक केव अबोर्ड ढूंढ लेता हूं। नीचे उतरते हुए सुमिंग चारों तरफ देखता है।
हर जगह ठंड में उगने वाले पौधे हैं, पूरे पहाड़ को ढक देते हैं। सुमिंग को अपने तीसरे सीनियर ब्रदर हुजी की बात याद आती है। हमारे दूसरे सीनियर ब्रदर बहुत मेहनती हैं, उन्हें लगता है वे और अच्छा कर सकते हैं। अब रात हो जाती है, दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। सुमिंग को सीढ़ियों से थोड़ा दूर एक जगह मिलती है जहां पौधे नहीं हैं। वहां जमीन से निकला एक बड़ा पत्थर है जो छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता है। सुमिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, ठंडी हवा उसके कानों में गूंजती है। वह दायां हाथ उठाता है, उसके माथे पर हरी रोशनी चमकती है। छोटी विरेसेंट तलवार बाहर आती है और पत्थर की दीवार पर घूम घूम कर वार करती है। अब दीवार में एक साधारण केव अबोर्ड बन जाती है। बर्फीले पत्थर बहुत मजबूत हैं। सुमिंग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब चांद आसमान में ऊंचा होता है तब जाकर केव अबोर्ड बनती है। सुमिंग तलवार रखता है और केव अबोर्ड के अंदर जाता है। उसमें सिर्फ एक कमरा है, कोई दरवाजा नहीं। सुमिंग चुपचाप बैठता है, अपने कपड़ों से बीस्ट स्किन मैप निकालता है, उसे देखता है और सॉफ्टली सांस छोड़ता है। सुमिंग मन में सॉफ्टली सोचता है, पावर। मास्टर सही कहते हैं, अगर मुझे साउथ मॉर्निंग लैंड से बाहर जाना है तो मुझे बहुत ताकत चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने मन को साफ करना है और क्रिएशन का असली मतलब समझना है। अब सुमिंग मैप रखकर ध्यान में बैठ जाता है। समय बीतता है। अपनी पहली रात सुमिंग 9वें समिट के इस साधारण केव अबोर्ड में सर्द हवा के साथ मास्टर की बातों पर सोचता रहता है। फ्रीजिंग स्काई क्लैन रात में बहुत शांत है, खासकर 9वें समिट पर, क्योंकि यहां बहुत कम लोग रहते हैं। बाहर चांद की रोशनी बर्फ पर पड़ती है, जिससे बर्फ और भी ठंडी लगती है। सुबह होने से पहले सुमिंग ध्यान से उठता है। वह सोचता है, मन को साफ करना मैंने तो पहले ही कर लिया है। मेरा मन शांत है, लेकिन इसका मेरी ट्रेनिंग से क्या लेना देना? मास्टर का मतलब क्या है? सुमिंग बहुत देर तक सोचता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। वह बाहर जाता है। बाहर ठंडी हवा और बर्फ सुमिंग के चेहरे पर लगती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। अब आसमान हल्का हल्का उजाला हो रहा है। सुमिंग बिना किसी दिशा के आगे बढ़ता है। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज आती है, जो उसके उलझे मन को थोड़ा शांत करती है। सुमिंग सॉफ्टली सोचता है, मन को साफ करना, क्या मास्टर का मतलब माइंड की ट्रेनिंग है? अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। वह पता नहीं कितना चलता है, तभी अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में तेज चमक आ जाती है। फिर वह शांत होकर आगे देखता है। सुमिंग देखता है, एक आदमी एक बड़े पत्थर के पीछे झुका बैठा है। उसके हाथ में वाइन पॉट है। वह बार बार पत्थर के पीछे से झांकता है। सुमिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है, थर्ड सीनियर ब्रदर। अब वह और हैरान हो जाता है, समझ नहीं पाता कि ग्रैंडपा हु, तीसरे सीनियर ब्रदर, यहां क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा हु तुरंत सुमिंग को देख लेता है। वह उंगली मुंह पर रखकर सॉफ्टली इशारा करता है, श्श। फिर वह सुमिंग को हाथ से बुलाता है। सुमिंग थोड़ा हिचकता है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाता है। देखता है कि ग्रैंडपा हु बहुत सावधानी से, थोड़ा घबराए हुए इशारे कर रहे हैं। ग्रैंडपा हु सॉफ्टली फुसफुसाकर कहता है, कुछ मत बोलना, जो भी देखो शोर मत मचाना, वरना मुश्किल हो जाएगी। अब सुमिंग भी गंभीर हो जाता है, सिर हिलाता है। ग्रैंडपा हु सॉफ्टली समझाता है, हां बस यही, अगली बार जब मैं देखूं तो तुम भी देखना, याद रखना शोर मत मचाना। अब वह होंठ चाटता है, वाइन पीता है, फिर पत्थर के किनारे से झांकता है। सुमिंग भी धीरे से झांकता है। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पौधे हैं, कोई इंसान नहीं, सब शांत है। अब ग्रैंडपा हु सॉफ्टली खुश होकर कहता है, आ गया। सुमिंग देखता है, दूर से सफेद कपड़ों में एक आदमी, सेकंड सीनियर ब्रदर, भूत की तरह तैरता हुआ आता है। वह धीरे धीरे पौधों के पास रुकता है, चारों तरफ देखता है, फिर नीचे झुककर कुछ पौधे तोड़ता है, फिर इधर उधर देखता है और चला जाता है। सुमिंग हैरान रह जाता है। ग्रैंडपा हु अब खुश होकर दीवार से टिक जाता है और सुमिंग से मुस्कुराकर सॉफ्टली पूछता है, तो मजा आया? सुमिंग चुप रहता है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले। ग्रैंडपा हु गर्व से वाइन पीते हुए सॉफ्टली कहता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, क्या तुम जानते हो 9वें समिट पर सबसे होशियार कौन है? सुमिंग सिर हिलाता है, उसे लगता है यहां आना ही नहीं चाहिए था। ग्रैंडपा हु गर्व से कहता है, तुम नहीं जानते? कोई बात नहीं, यह तुम्हारा पहला दिन है। सुनो, अगर ताकत की बात करें तो मैं सेकंड सीनियर ब्रदर से नहीं जीत सकता, न ही एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से, और न ही बूढ़े आदमी से। लेकिन दिमाग की बात हो तो मुझसे होशियार कोई नहीं है। कोई? अब वह और भी गर्व से मुस्कुराता है। सुमिंग चुपचाप उसे देखता है, समझ नहीं पाता कि उसने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। ग्रैंडपा हु सॉफ्टली फुसफुसाकर कहता है, तुम हैरान हो, है ना? सुनो, तुम्हारा ग्रैंडपा हु सबसे होशियार है, क्योंकि मुझे सोचने का शौक है। मुझे चीजें ऑब्जर्व करना पसंद है। सिर्फ 9वां समिट ही नहीं, बाकी पहाड़ों पर भी मेरी नजर है। मैं सोचता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, इसलिए और भी होशियार होता जाता हूं। ग्रैंडपा हु सॉफ्टली समझाता है, अभी तुमने क्या देखा?
सेकंड सीनियर ब्रदर देखा है ना? लेकिन असल में वो वही है और नहीं भी है। वो हमेशा डरता रहता है कि कोई उसके पौधे चुरा रहा है और शक करता है कि मैं ही चुराता हूं। लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं हर बार उसे खुद के पौधे चुराते हुए देखता हूं। अब सुमिंग का सिर दर्द करने लगता है। वह माथा मलता है और उठने ही वाला होता है कि ग्रैंडपा हु सॉफ्टली समझाता है, हमारा सेकंड सीनियर ब्रदर खेती में पागल हो गया है। सुबह पौधे लगाता है, रात को खुद ही चुराता है, फिर चोर को ढूंढता है जो खुद वही है। लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं। अब वह हंसते हुए वाइन पीता है। सुमिंग मजबूर होकर मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ गया कि थर्ड सीनियर ब्रदर की अजीब आदत क्या है। वह वाइन पीने से ज्यादा ऑब्जर्व और सोचने का शौकीन है। ग्रैंडपा हु सॉफ्टली बड़बड़ाता है, अब वाइन ठंडी हो गई है, यहां बहुत देर हो गई, अब मजा नहीं आ रहा। अब वह सुमिंग की तरफ देखकर सॉफ्टली कहता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, आज तुम्हारा सीनियर ब्रदर हु खुश है, तो क्यों ना तुम्हें एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से मिलवाऊं? वह अजीब आदमी है, हमेशा आइसोलेशन में रहता है जैसे कछुआ। लेकिन मैंने सुना है बूढ़े आदमी ने कभी मुझसे वाइन मांगते वक्त बताया था कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बहुत लकी है, उसे फ्रीजिंग स्काई क्लैन की सबसे मिस्टीरियस स्किल मिली है। सुमिंग जाने ही वाला था, लेकिन यह सुनकर उसके दिल में हलचल होती है, आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है। अब वह नीचे सिर करके अपने थर्ड सीनियर ब्रदर को देखता है। वह नशे में है या जानबूझकर सब बता रहा है, सुमिंग तय नहीं कर पाता। ग्रैंडपा हु आंखें मलता है, जम्हाई लेता है और सॉफ्टली कहता है, आ रहे हो? अगर नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। सुमिंग सिर हिलाकर सॉफ्टली कहता है, मैं चलूंगा। अब उसके तीसरे सीनियर ब्रदर हुजी बहुत खुश हो जाते हैं। वह जमीन से अपना गोड उठाते हैं, आसमान की तरफ देखकर सॉफ्टली कुछ बड़बड़ाते हैं, फिर हाथों से इशारे करते हैं जैसे कोई योजना बना रहे हों। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर बड़ी सी मूर्ख सी मुस्कान आ जाती है। हुजी खुश होकर सॉफ्टली कहते हैं, बहुत अच्छा, आज हम एल्डेस्ट एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को देख सकते हैं। चलो मेरे पीछे पीछे रहना। अब हुजी तेजी से आगे भागते हैं। सुमिंग चुपचाप उनके पीछे पीछे जाता है। वह सोचता है इस आदमी को समझना मुश्किल है। सुमिंग हुजी के पीछे पीछे पहाड़ों में दौड़ता है। सूरज निकलने लगता है। वे एक टूटी फूटी चट्टान के पास पहुंचते हैं। वहां एक नीची सी गुफा है जिसका ज्यादातर हिस्सा एक बड़े पत्थर से ढका है, जिससे गुफा में बहुत कम रोशनी जाती है। सुमिंग सॉफ्टली पूछता है, क्या एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर यहां आइसोलेशन में है? हुजी हंसकर कहता है, नहीं नहीं, हमारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ऐसे नहीं रहते। ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर हु की केव है। कैसी लगती है? शानदार ना? रुको मैं वाइन ले आता हूं। अब हुजी झुककर गुफा में घुस जाते हैं। सुमिंग हैरान रह जाता है। उसे अब अपने अंदाजे पर शक होने लगता है। थोड़ी ही देर में हुजी बाहर आते हैं। उनके हाथ में वाइन पॉट है जिसमें से थोड़ी वाइन गिर रही है। वह बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। हुजी जल्दी से कहते हैं, चलो जल्दी चलना है वरना देर हो जाएगी। अब दोनों पहाड़ के नीचे की तरफ दौड़ते हैं। कुछ देर बाद हुजी सुमिंग को पहाड़ के नीचे एक दरार में ले जाते हैं। जैसे ही वे उस क्रैक में जाते हैं, सुमिंग को ठंडी हवा का झोंका लगता है। सुमिंग देखता है कि हुजी यहां के रास्ते से बहुत परिचित हैं। वे दोनों दरार में आधा दिन चलते हैं। कभी कभी लगता है रास्ता खत्म हो गया, लेकिन हुजी हर बार नया रास्ता निकाल लेते हैं। कई बार घूमने के बाद वे एक बर्फीले बेसिन के पास पहुंचते हैं। वह बेसिन एक गहरा गड्ढा जैसा है। उसके अंदर बहुत अंधेरा है और ऊपर बर्फ की नुकीली स्टैलेक्टाइट्स लटक रही हैं। हुजी सॉफ्टली समझाते हैं, हम पहुंच गए। हमारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर नीचे हैं, लेकिन बहुत गहराई में, हम बस ऊपर से देख सकते हैं। सुमिंग कुछ कदम आगे बढ़कर बेसिन में झांकता है, लेकिन उसकी ताकत से वह नीचे का अंत नहीं देख पाता। हुजी अपना वाइन गोड जमीन पर रखकर उंगलियों पर समय गिनते हैं। हुजी सॉफ्टली कहते हैं, अभी आधा इंसेंस स्टिक का समय बाकी है यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, थोड़ा इंतजार करो। अचानक बेसिन के अंदर से जोरदार रोर की आवाज आती है जिससे बर्फ कांपने लगती है। सुमिंग का चेहरा बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि बेसिन के अंदर से अचानक बहुत गर्म हवा निकली है। वह तुरंत पीछे हट जाता है। गर्म हवा दोनों को छूती है और बेसिन के चारों ओर की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। हुजी घबराकर चिल्लाते हैं, बर्बाद! हमारे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की सांस जल्दी आ गई। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हुजी आया है। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर को भी लाया हूं, जिसे बूढ़े आदमी ने डिसाइपल बनाया है। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर की तरफ से मेरी वाइन गर्म कर दो। सुन लो, अगर इस बार मेरी वाइन गोड तोड़ी तो मैं फिर कभी मिलने नहीं आऊंगा। अब हुजी जल्दी से वाइन गोड बेसिन में फेंकते हैं। वह गिरता नहीं बल्कि हवा में तैरता है और बेसिन से निकली गर्म हवा उसमें टकराती है। अब हवा में क्रैकिंग की आवाज आती है। वाइन गोड में दरारें आ जाती हैं। थोड़ी वाइन गिरती है।
हुजी घबराकर चिल्लाते हैं, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। अब बेसिन के अंदर से ठंडी आवाज आती है और एक पतली बर्फ की परत वाइन गोर्ड पर चढ़ जाती है, जिससे वाइन गिरना बंद हो जाती है। अब उसी वक्त गोर्ड के अंदर से गर्म भाप निकलती है और चारों तरफ शराब की खुशबू फैल जाती है। अब हुजी खुश होकर कहते हैं, बस बस एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, बहुत हो गया। अभी तक हुजी का चेहरा दुखी था, अब वह खुश हो जाते हैं। बेसिन के अंदर से हल्की सी थकी हुई आवाज आती है, थर्ड, फिर मत करना। हर बार जब तुम जाते हो मुझे बाहर के रास्ते की आकृति बदलनी पड़ती है, लेकिन तुम फिर भी घुस आते हो। तुम्हें वाइन गर्म करने का तरीका भी बस तुम ही सोच सकते हो। याद रखना, आधा पॉट मास्टर को देना, वरना अगली बार वाइन गर्म नहीं करूंगा। सुमिंग को लगता है कि हुजी हद से ज्यादा कर रहे हैं। हुजी जल्दी से वाइन गोर्ड उठाते हैं, उसमें से खुशबू सूंघते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब बेसिन के अंदर से जेंटल आवाज आती है, फोर्थ, तुम अभी अभी पहाड़ पर आए हो। अफसोस, मैं अभी आइसोलेशन से बाहर नहीं आ सकता, कुछ साल बाद ही आ पाऊंगा। ये लो, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब बेसिन से नीली बर्फ का एक टुकड़ा बाहर आता है, जिसमें नीली आग बंद है। सुमिंग जल्दी से हाथ जोड़कर झुकता है, धन्यवाद एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। अब हुजी सुमिंग को थोड़ा पीछे खींचते हैं और बेसिन की तरफ चिल्लाते हैं, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, अब आप ट्रेनिंग करो, मैं 43 दिन बाद फिर आऊंगा। जब आप फिर ओरिजिन ब्रेथ निकालोगे, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। गुड लक। अब बेसिन से हल्की सी आह निकलती है। अब जेंटल आवाज आती है, हमेशा बस पीते मत रहो। मास्टर ने जो कहा याद रखना, नशा करना मन साफ करने का तरीका है, लेकिन असली बात है नशे के बाद जो सपना देखो वही जरूरी है। हुजी जल्दी से कहते हैं, पता है, अब हम जा रहे हैं। अब सुमिंग के कदम रुक जाते हैं, वह बेसिन से आती गर्म हवा की तरफ देखता है। सुमिंग सॉफ्टली पूछता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप कौन सी स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या यह वही स्किल है जो मास्टर की दूसरी लेयर में थी? क्या आपने जेड पर लिखी आर्ट्स देखी? अब बेसिन से थोड़ी देर चुप्पी के बाद जेंटल आवाज आती है, तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे स्किल्स की सबसे ज्यादा चाहत थी। अब सुमिंग का मन बहुत जोर से हिल जाता है। जब हुजी उसे आइसोलेशन ग्राउंड से बाहर ले जाते हैं तो सुमिंग का मन जैसे लहरों में डूब जाता है। अब सुमिंग को नहीं पता वह कैसे बाहर आया। वह अपने केव अबोर्ड में लौटता है, प्लेटफॉर्म पर बैठता है, लेकिन अब उसके लिए बाहर की दुनिया मायने नहीं रखती। वह शांत नहीं हो पाता। सुमिंग मन में सॉफ्टली सोचता है, क्योंकि मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को स्किल्स की सबसे ज्यादा चाह थी, इसलिए जब उन्होंने दूसरी लेयर के जेड देखे वे असली थे, और मुझे मैप की सबसे ज्यादा चाह थी, इसीलिए पहली, दूसरी, तीसरी लेयर की चीजें मेरे लिए नकली थीं। बस मैप असली था। मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने आइसोलेशन में जाकर मन साफ किया, क्रिएशन का मतलब समझा। शायद उन्हें जो स्किल मिली वो भी क्रिएशन का हिस्सा थी। सेकंड सीनियर ब्रदर ने मास्टर के चेंबर से क्या पाया? उसने खुद पौधे लगाए, यानी खुद से जीवन रचा, क्रिएशन का एक तरीका। थर्ड सीनियर ब्रदर नशा करते हैं, फिर सोते हैं और सपने देखते हैं, यानी सपनों की क्रिएशन। अब सुमिंग को सब समझ आ जाता है। वह कांपता है और उसी वक्त देखता है कि दूर दुनिया में रोशनी फैल रही है। सूरज निकल रहा है, उसकी रोशनी लैंड को अद्भुत रंगों में रंग देती है। हवा सुमिंग के बालों को उड़ाती है, सूरज की किरणें उसे कई रंगों में रंग देती हैं। सुमिंग धीरे धीरे सिर घुमाकर पहाड़ की चोटी की तरफ देखता है, जहां अब सूरज की रोशनी पड़ रही है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखता है जो सूरज को देख रहा है। सुमिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है, मास्टर। अब सुमिंग को तियानशीजी की वो बात याद आती है, अगर तुम मुझे मास्टर मान लो तो एक दिन समझोगे कि फ्रीजिंग स्काई क्लैन कुछ भी नहीं। अब सुमिंग आंखें बंद कर लेता है और अपनी समझ में डूब जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जैसे जैसे सूरज निकलता छिपता है, सुमिंग प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता है, हवा और बर्फ के बीच, बिल्कुल शांत। सुमिंग समय का एहसास खो देता है। वह आंखें बंद किए बैठा है, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलकर पूरी दुनिया में घुल गई हो। उसकी दुनिया में न आसमान है न धरती, बस एक गहरा कोहरा है जो उसके मन को ढक लेता है। लेकिन उसका दिल इतना शांत है कि उसकी धड़कन भी धीमी पड़ जाती है। बर्फ उसके बालों और कपड़ों पर गिरती है, धीरे धीरे जमा होकर उसे दूर से बर्फ के आदमी जैसा बना देती है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। सूरज और चांद कई बार निकलते छिपते हैं। उनकी रोशनी सुमिंग के शरीर पर गिरती है, लेकिन वह एकदम शांत बैठा रहता है। सुमिंग को पता नहीं, लेकिन 9वें समिट की चोटी पर तियानशीजी अब भी खड़े हैं। तियानशीजी चुपचाप सुमिंग को देख रहे हैं, जैसे वह अपने हर डिसाइपल के एपिफनी के समय करते हैं। तियानशीजी सॉफ्टली बुदबुदाते हैं, मेरे हर डिसाइपल को एपिफनी अलग अलग समय पर मिलती है। पहले डिसाइपल की एपिफनी पर उन्होंने देखा, दूसरे की एपिफनी पर भी देखा।
तीसरे की एपिफनी पर भी चुपचाप पहाड़ पर खड़े रहे। अब सूमिंग की बारी है। जब तक सूमिंग जाग नहीं जाता, मास्टर वहीं रहेंगे। कोई भी डिसाइपल को परेशान न करे, यही उनका फर्ज है। तियानशीजी सॉफ्टली मुस्कुराते हैं। देखना है तुम्हें कौन सा तरीका सूझेगा जिससे तुम अपना मन साफ कर पाओगे। तियानशीजी के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान है। वह कभी नहीं भूलेंगे जब सूमिंग ने केव में मैप देखकर रो दिया था। जैसे ही सूमिंग ने मास्टर कहा था, तियानशीजी ने उसे अपना डिसाइपल मान लिया था। कभी कभी एक पल ही काफी होता है। तियानशीजी अब भी देखते रहते हैं। 9वें समिट पर हुजी, तीसरे सीनियर ब्रदर, अपनी केव में वाइन पीते हुए पड़े हैं। वह इतने दिनों से नशे में हैं कि सो भी नहीं पा रहे। हुजी कभी कभी सिर उठाकर एक दिशा में देखते हैं। अगर दीवार ना होती तो वे सूमिंग को प्लेटफॉर्म पर बैठे देख सकते थे। हुजी सॉफ्टली बड़बड़ाते हैं, जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन यंगेस्ट जूनियर ब्रदर है तो अब लड़ाई में कोई साथ देगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। कम से कम मैं होशियार हूं। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर ने मेरी गाइडेंस से समझ पाई, लेकिन अगर उसने भी एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की तरह आइसोलेशन कर ली तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। अगर उसने भी सेकंड सीनियर ब्रदर की तरह पौधे लगाने शुरू कर दिए तो भी बुरा होगा। ड्रिंकिंग सबसे अच्छा है। अगर उसे भी वाइन पीने की एपिफनी मिले तो मजा आ जाएगा। अब हुजी सिर खुजलाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। इसी समय 9वें समिट पर पौधों के बीच एक आदमी, सेकंड सीनियर ब्रदर, बीज बो रहा है। वह सफेद कपड़े पहने हैं, चेहरा सुंदर है, आंखें चमक रही हैं और मुस्कान है। वह कभी कभी सूमिंग की तरफ देखते हैं और सॉफ्टली मुस्कुराते हैं। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, गुड लक। 9वें समिट का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें एपिफनी चाहिए। सेकंड सीनियर ब्रदर कई दिनों से सोए नहीं, बस पौधों की देखभाल करते हुए बार बार सूमिंग की तरफ देखते हैं। 9वें समिट के नीचे बर्फ की दरार में एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का आइसोलेशन ग्राउंड है। वह भी उसी दिशा में देख रहे हैं जैसे सूमिंग को देख सकते हो। उनकी आंखों में दया और उम्मीद है। सूमिंग प्लेटफॉर्म पर चुपचाप बैठा है। उसकी दुनिया में अब भी कोहरा है। उसे नहीं पता कितना समय बीता, कुछ सांसें, कुछ दिन या उससे भी ज्यादा। वह बस कोहरे को देखता रहता है। अब उसे उस कोहरे में एक इंसान की आकृति दिखती है जो ध्यान में बैठा है। ठंडी हवा उसके चारों ओर है, लेकिन उसमें गर्मी भी है। सूमिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है। आइसोलेशन से शरीर और मन को लॉक किया जा सकता है, जिससे मन साफ होता है। स्किल को समझकर अपना रास्ता बनाया जा सकता है। यही मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हैं। मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये रास्ता चुनूं तो ये क्रिएशन नहीं, बस किसी और की नकल होगी। मैं उनके साए में चलूंगा। अब कोहरे में दूसरी तस्वीर बनती है। सेकंड सीनियर ब्रदर पौधे लगा रहे हैं, जीवन पैदा कर रहे हैं। सूमिंग सॉफ्टली सोचता है, फूलों को परफेक्शन तक ले जाकर मन को परफेक्शन तक ले जाया जा सकता है। पौधों को जीवन देना क्रिएशन है। सेकंड सीनियर ब्रदर रात को खुद ही अपने पौधे चुराते हैं, क्योंकि जिसने जीवन दिया वही उसे खत्म भी कर सकता है। अब सूमिंग कांप जाता है। उसे सेकंड सीनियर ब्रदर की कुछ बातें समझ आ जाती हैं। सूमिंग सॉफ्टली बुदबुदाता है, यह क्रिएशन बहुत गहरे स्तर तक पहुंची है, लेकिन यह रास्ता भी मेरे लिए सही नहीं। अब कोहरा फिर बदलता है। तीसरे सीनियर ब्रदर हुजी वाइन पी रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सूमिंग सॉफ्टली सोचता है, अगर कभी थर्ड सीनियर ब्रदर के सपने सच हो जाए तो उनकी उपलब्धि भी कम नहीं होगी, लेकिन मैं उनका रास्ता भी नहीं चुनूंगा। सूमिंग सॉफ्टली सोचता है, मास्टर की एपिफनी क्या थी? अब कोहरा सूमिंग के विचारों के हिसाब से बदलता रहता है। वह अपने तरीके से एपिफनी और मन साफ करने का तरीका ढूंढ रहा है। दिन बीतते हैं, 27 दिन हो जाते हैं। सूमिंग प्लेटफॉर्म पर बैठा है। अब 28वें दिन सुबह फ्रीजिंग स्काई क्लैन में तेज बर्फीला तूफान ब्लिजर्ड आता है। बर्फीले तूफान में दूर से एक आदमी 9वें समिट के नीचे आता है। उसने मोटी बांस की टोपी और घास की चादर ओढ़ रखी है। उसके शरीर से डरावनी ताकत निकल रही है। बर्फ और हवा उसके पास आते ही पीछे हट जाते हैं। उस आदमी की ठंडी डरावनी आवाज गूंजती है, सूमिंग। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।